डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं इकाई 1 है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1.2 के पहले के उदाहरण। प्रश्नावली 1.2 के पहले के उदाहरण को देखेंगे कि वो कौन कौन से उदाहरण हैं, हम उनको कैसे हल करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उसके पहले एक आपका प्रमेय है। प्रमेय आपका है 1.2। 1.2 प्रमेय को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रमेय का यूज प्रश्नावली 1.2 में है। तो ये प्रमेय है क्या, देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। जो प्रमेय आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रमेय को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ये प्रमेय है क्या, तो पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसकी वह संख्याएं जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और वह संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे, उसे कहा जाता है भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये देखिए भाज्य संख्याएं ये हैं और अभाज्य संख्याएं ये हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जाता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 4 आपका भाज्य संख्या है, 6 आपका भाज्य संख्या, 8 आपका भाज्य संख्या है, 9 आपका भाज्य संख्या है, 10 आपका भाज्य संख्या है। और इन सभी संख्याओं को देखेंगे तो इन सभी संख्याओं के जो गुणनखंड हैं वो क्या है, इसके 2 गुणे 2 है, इसके 2 गुणे 3 है, इसके 2 गुणे 2 है, इसके 3 गुणे 3 है, इसके 2 गुणे 5 है। इनमें लिखी हुई हर संख्या जो है वो अभाज्य है। 2 अभाज्य है, इसमें 2 3 है, 2 और 3 दोनों अभाज्य है, इसमें 2 2 है, 2 अभाज्य, इसमें 3 3 है, 3 अभाज्य, इसमें 2 गुणे 5 है, 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तथा यह गुणनखंड, मतलब जो ये गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम से आएगा। देखिए जैसे देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, मतलब जो आएगा ये क्रम से आएगा। क्रम मतलब पहले देखिए यहाँ 2 है फिर 5 है, ऐसा नहीं होगा कि 5 होगा फिर 2 होगा। मतलब वही लिखा, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब होता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब इस 4 का यदि आपका फैक्टर किया जाए तो 2 इंटू 2 ही होगा। 2 इंटू 2 के सिवाय और कोई नहीं हो सकता है कि क्या इसके और भी कोई फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो वही कह रहा अद्वितीय होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रमों के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता, मतलब वो क्रम से होंगे। ठीक है, तो ये था प्रमेय 1.1। अब प्रश्नावली 1.1 के पहले के उदाहरण को एक एक उदाहरण को सरल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के पहले के उदाहरण है, जो उदाहरण नंबर 5 है। प्रश्नावली 1.1 के पहले 4 उदाहरण थे जिनको आपने पढ़ा। ये प्रश्नावली 1.2 के पहले का 5वां उदाहरण है। इसको सरल करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। 4n मतलब ये 4 और इसका रेज टू द पावर n है, मतलब इसकी घात n है। कह रहा विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या आपको पता होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब जो एक से शुरू हो, मतलब गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो n का जो मान है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से अनंत है।
n एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब कह रहा है कि क्या 4 जो है इसका घात इनमें से कोई लगा दिया जाए, इनमें से कोई भी ऐसा कोई मान है n का जिसको यहाँ पर लगाने से उसका जो बने संख्या वो शून्य अंक पर समाप्त हो, मतलब इकाई का अंक शून्य आए, इकाई का अंक शून्य आए। जैसे आप देखिए ये 10 है और इस 10 पे 2 लगा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा। तो ये शून्य अंक पर समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आपका 20 है, इस पर कोई भी घात लगाएंगे, मान लीजिए 3 लगा दिए तो ये आ गया, देखेंगे इतना आ गया है ना, इतना आ गया आपका। तो देखिए ये शून्य अंक पर समाप्त हो रहा है। तो इसी तरह से कह रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब ऐसा n का कोई मान है जिसको रख देने से जब इसका मान निकाला जाए तो इकाई का अंक शून्य हो। तो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा किसी भी संख्या का घात लगाएंगे, चाहे 1 लगाएं या 10 लगाएं या 5 लगाएं या 20 लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो शून्य तभी आ सकता है जब उस संख्या में 5 गुणनखंड हो। क्या हो? 5 गुणनखंड हो। यदि किसी संख्या के गुणनखंड में 5 आ रहा है तो निश्चित है कि वो संख्या का जब आप चाहे घात 1 लगाएंगे या 2 लगाएंगे या 3 लगाएंगे या 4 लगाएंगे या 5 लगाएंगे, वो उस शून्य अंक पर समाप्त होगा। लेकिन यदि उसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे आप 10 की बात कर लेंगे तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणे 5, देखिए यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 20 की बात करेंगे तो बनेगा 2 गुणे 5, देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है, ठीक। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड यदि 5 बन रहा है, 5 आ रहा है, तभी वो संख्या शून्य अंक पर समाप्त होगी, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, क्या करना है आप लिख देंगे। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी n के लिए संख्या 4 घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। मतलब यदि n का मान कुछ भी रखा जाए तो शून्य पर समाप्त तभी होगी जब वो संख्या, जो संख्या लिखा है, जैसे यहाँ 4 लिखा है, वो 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाजित हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्या लिखा है उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तभी वो शून्य अंक पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब अगर इस संख्या को देखा जाए जो 4 घात n लिखा है, चूंकि यहाँ देखेंगे लिख देंगे चूंकि, इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 2 गुणे 2 और पे घात n, है ना। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह संख्या जो 4n है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस ये हो गया। इस तरह से आपको हल करना है। कोई भी संख्या शून्य अंक पे समाप्त तभी होगी जब उसमें 5 का भाग जाए, यानी उस संख्या के गुणनखंड में 5 आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप सभी के सामने उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 6 में देखिए क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसके HCF और LCM निकालना है।
तो सबसे पहले इनके आभाज गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए आभाज गुणनखंड, आभाज गुणनखंड, इनके आभाज गुणनखंड कर लीजिए। तो 6 के करेंगे तो आपको पता होगा आभाज गुणनखंड कैसे किया जाता है। कीजिए, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 3 से 1 आ जाएगा। ऐसे 20 का भी कर लीजिए, 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 10, फिर 2 से देंगे आ जाएगा 5, फिर 5 से भाग देंगे आ जाएगा 1। अब इसी को लिख लीजिए 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 और 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको क्या बताना है, बताना है HCF और LCM। तो सबसे पहले HCF निकाल लीजिए, तो लिख दीजिए HCF। HCF HCF में वही संख्याएं लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, देखिए ये थे, ये लिख चुके हैं, ठीक है, इसको हम लिख दिए हैं। लेकिन इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं है। तो जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ संख्या होगा वही HCF होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब LCM भी यहीं पर निकाल लीजिए, तो लिख दीजिए LCM। LCM में जो संख्या है वो भी लिखेंगे और जो नहीं है वो भी लिखेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको भी लिख लेंगे, गुणे लगाएंगे। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा, LCM में सब लिखे जाएंगे। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। मतलब हो तब भी लिखेंगे, ना हो तब भी लिखेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, ये हो गए आपके LCM। इसी को कहते हैं आभाज गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सामने उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 8 है, ये 2 ही बचे हैं, इनको देख लीजिए, बहुत ही आसान है, इनको आसानी से आप सरल कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके रूल्स को यदि आप सीख लेते हैं तो एग्जाम में आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, आभाज गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF भी ज्ञात करना और LCM भी। तो क्या लिख दो, यहाँ लिख दीजिए आभाज गुणनखंड, आभाज गुणनखंड विधि द्वारा, आभाज गुणनखंड विधि द्वारा या आभाज गुणनखंड विधि से। अब पहले इनके आभाज गुणनखंड कर लीजिए। 96 की कीजिए, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 48, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 24, फिर 2 से भाग दीजिए क्या आ जाएगा 12, फिर 2 से दीजिए 6, फिर 2 से दीजिए 3, फिर 3 से दीजिए 1। इस तरह से आपको करना है। ऐसे 404 का कर लीजिए। 404 का करेंगे तो 2 से देंगे तो आ जाएगा 202, फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा 101, फिर और ये किसी से कटेगा नहीं तो आ जाएगा 101 से काट देंगे, 101 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आया है लिख लीजिए, 96 का आया है क्या आपका 1 2 3 4 5, 5 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 लिखना है, फिर गुणे 3 लिखना है। और आपका 404 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 101। अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए HCF। क्या निकाल लीजिए HCF। तो HCF निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स मैंने क्या कहा है कि जो दोनों में होगा या जो कॉमन उभयनिष्ठ होगा, चाहे 2 संख्याएं हो या 4 संख्याएं या 5 संख्याएं हो, वही हमारा HCF होगा। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो लिख दीजिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लिख दीजिए। लेकिन अब देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 101 है, इसमें नहीं है। तो जो होगा कॉमन उभयनिष्ठ जो होगा उसी को लिखा जाएगा। तो 2 दूना 4, ये हमारा हो गया HCF, ठीक है। अब हमको यही निकाल लेना है फिर LCM। LCM का क्या रूल्स है, जो है उसे भी लिखिए, जो नहीं है उसे भी लिखिए। तो क्या है 2 इसमें भी 2 इसमें भी, इसको भी लिख लीजिए।
यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 2 है, इसमें अब नहीं है, फिर भी इनको भी लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें 3 है, 3 भी लिख लेंगे। इसमें 101 है, इसको भी लिख लेंगे। मतलब जो है उसे भी लिखेंगे और जो नहीं है उसे भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इनका गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद देखिए कितने आ रहे हैं। ठीक, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तियाँ 96 और 101 में 96 का गुणा कर दीजिए, जो 6 शून्य में शून्य, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9, फिर शून्य में शून्य, फिर 9 हो जाएगा। तो ये आ गया 6969, मतलब 9696, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आसानी से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, ऐसे इसको भी कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे 6 के कीजिए तो 2 से देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। ऐसे 72 के कीजिए, 2 से देंगे तो आ जाएगा 36, फिर 2 से देंगे आ जाएगा 18, फिर 2 से देंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से दीजिए आ जाएगा 3 और फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। ऐसे 120 का कीजिए, 2 से भाग देंगे 60 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 आएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से दीजिए तो 5 आ गया, फिर 5 से दीजिए आ गया 1। इनके जो गुणनखंड हैं उनको लिखिए। तो 6 का आया है 2 गुणे 3, 72 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये राइट जो साइड में लिखा है यही लिखना है। ठीक है, 120 के लिखिए तो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया। अब इनके बताना HCF, तो लिख दो HCF। HCF जो सभी में होगा वही लिखा जाएगा। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, लिख लो, गुणे लगाओ। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 था, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें 3 है, इन दोनों में नहीं है। इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। HCF आ गया 3 दूना 6। LCM निकाल लीजिए, LCM 2 2 दोनों में है, लिख देंगे। होगा तब भी लिखेंगे, नहीं होगा तब भी लिखेंगे। तो देखो इसमें है लेकिन यहाँ है, यहाँ इसमें नहीं, तब भी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ है, लिख लिए, यहाँ है, लिख लिए, और आगे देखेंगे इसमें 3 है, इसमें भी है, तब भी लिख लेंगे। अब इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, फिर भी लिखेंगे। इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है, फिर भी लिख लेंगे। ठीक है, होगा तब भी लिखेंगे, नहीं होगा तब भी लिखेंगे, किसी में होना चाहिए। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। ये आ गया आपका LCM। तो इस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा प्रश्नावली 1 पॉइंट के पहले के उदाहरण, प्रश्नावली 1 पॉइंट पहले के उदाहरण, जिसमें आपने 4 क्वेश्चंस को किया और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी के। और यदि आप इनको अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अपलोड वीडियो को कंटिन्यू देखिए। निश्चित है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छे नॉलेज भी आपके होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।